अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें सो दैट जो भी रेगुलर अपडेट्स हो इस चैनल पे आपको मिलती रहे। इसके साथ अगर आप कंप्लीट ऑनलाइन मोड प्रिपरेशन करना चाहते हो एनटीए नेट कॉमर्स बैच की तो ये डिटेल्स है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको मिलेगा एवरीथिंग एज पर अपडेटेड सिलेबस ऑफ नेट कॉमर्स, कंप्लीट नोट्स ऑफ सेक्शंस ऑफ पेपर 2 कॉमर्स एंड पेपर 1, daily practice questions that is based on net exam pattern, videos and audios for difficult topics, total 4000 question with correct answers so that आप एक regular practice करते रहो। इसके साथ unit wise test for all the units of paper 1 and paper 2 so that आपकी एक एक यूनिट आपकी इवेल्युएशन होती रहे और उसके जो भी चीजें हैं जहां पे आप कम स्कोर कर रहे हो आप वर्क कर सको। फुल लेंथ मॉक पेपर, प्राइजेस फॉर द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई जेआरएफ इन नॉट जून अटेम्प्ट, जब भी जो अभी जो कमिंग जो अटेम्प्ट आएगा एग्जाम होगा उस एग्जाम में जो क्लियर करेंगे, एंड वेल मेंटेन फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप फॉर प्रोवाइडिंग क्वेश्चंस एंड फॉर प्रॉपर डिस्कशन सो दैट अगर आपका कोई भी डाउट है so you can ask there. So if you want to join online mode preparation for NTA commerce exam batch, so you can join at less than 20 rupees per day and इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो विकास अभिषेक on this number और ज्योति टंडन on this number। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, इसमें टैक्स क्या होता है, क्या स्लैब रेट्स और सब कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टैक्स के वो पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं टैक्स का। सो काफी लोगों को लगता है इट इज एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, बट नॉट, इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल। अब जो गवर्नमेंट इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर में बात करें, डिफेंस में बात करें, एजुकेशन में बात करें, ये सारी जो सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इसके लिए पैसा कहां से आएगा गवर्नमेंट के पास से, टैक्स से। सो जो अगर हम बात करें जो टैक्स है दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। It's not a compulsory extortion of money, but it is a financial charge or a fee imposed by the government on income, commodity or activity। तो कोई भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी आपकी जो इनकम है उस पे you have to pay tax as per the rules and regulations, and वो एज अ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, एंड उसी को जो गवर्नमेंट है वो यूटिलाइज करती है फॉर द एक्सपेंसेस लाइक डिफेंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज like roads and dams. So basically there are the two types of taxes, direct taxes and indirect taxes। नाम से क्लियर है। डायरेक्ट टैक्स मींस क्या, द पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट। लाइक अगर आपने आपकी इनकम है एक साल की 5 लाख रुपीज, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, राइट। अगर आप डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। सो बेसिकली इसका जो मेन एग्जांपल है इनकम टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, जब आप कुछ बाय कर रहे हो, गुड्स और कमोडिटी जब बाय कर रहे हो या कोई सर्विस के लिए पे कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी जो है आप टैक्स पे करते हो उस पर्सन को, और वो पर्सन आपसे टैक्स कलेक्ट करके पे करता है गवर्नमेंट को, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी की बात करें तो वो क्या है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। पहले मल्टीपल टैक्सेस जो होते थे, आपने देखा होगा, सर्विस टैक्स हो गया एंड एक्साइज हो गया, कस्टम तो अभी भी जो आप बाहर से मंगाते हो, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स जो होते हैं जो आप किसी एक पर्सन को पे कर रहे हो, देन वो पर्सन आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस आर levied on the income and the activities conducted, it is paid directly by the person, it is paid after the income reaches in the hands of taxpayer। जब आप कुछ इनकम अर्न कर लेते हो then you have to pay tax। This tax collection is very difficult because there are lot of people and especially इंडिया में बात करें जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हर एक पर्सन को डायरेक्टली जब टैक्स पे करना है तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरी और इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज बेसिकली लेवाइड ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो भी आप प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो, सर्विसेज के लिए पे कर रहे हो, उस पे जो टैक्स आप पे करते हो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सो यहाँ पे जो पर्सन है वो आपसे रिकवर करता है टैक्स, और वो आगे जो एक्चुअल जो भी अमाउंट होता है टैक्स का वो पे करता है गवर्नमेंट को। इट इज पेड बिफोर गुड्स एंड सर्विसेज रीचेज द
टैक्स पेयर, टैक्स कलेक्शन इज रिलेटिवली इजियर। यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है वो रिलेटिवली इजियर है, लाइक जीएसटी जो आप पे कर रहे हो तो आपको खुद यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं करनी है। आप गुड्स आपने बाय करे तो आपके बिहाफ पे टैक्स पे किया जा रहा है आगे गवर्नमेंट को। सो इट इज रिलेटिवली अ इजियर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ नेचर एंड सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स। सो बेसिकली जो भी इंडिविजुअल या एंटिटी, अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें, एलएलपी की बात करें, जो भी वो इनकम अर्न करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको टैक्स पे करना होता है, राइट। एज आई हैव डिस्कस्ड, इट इज अ मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स बनाते हैं दैट इज मेड बाय सीबीडीटी। क्या है ये? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये भी आ जाता है कि कौन इंडिया में, अगर हम बात करें ये सारी जो फ्रेमवर्क है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का रिगार्डिंग द टैक्स कलेक्शन, तो उसकी क्या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की है? सो दैट इज सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड जो टैक्स लेवाइबल एंड कलेक्टेड होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट के जो भी प्रोविजंस है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो भी इनकम होती है उस पर आप टैक्स पे करते हो। नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, कौन कौन से सोर्सेज है जहां से किस लॉ के बेसिस पे, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे यू हैव टू पे टैक्स। सो फर्स्ट हो गया हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 दैट कंटेन्स 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। अब ये यहाँ पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कभी कभार ये आ जाता है एमसीक्यू फॉर्म में, इन रेयर केसेस में, लाइक सेक्शंस कितने हैं या शेड्यूल्स कितने हैं या कौन कौन से वे से जो है गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। सो दीज आर द बेसिकली द सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स रूल्स 1962 हो गया, दैट इज फ्रेम बाय सीबीडीटी एज आई हैव डिस्कस्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देन फाइनेंस एक्ट, जो हर साल जो एनुअल बजट प्रेजेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है पार्लियामेंट में, उसमें जो रूल्स एंड जो रेट्स होते हैं। सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द सीबीडीटी, कुछ भी अगर सर्कुलर से क्लैरिफिकेशन जो इश्यू हो रही है, नोटिफिकेशन सारे उसके बेसिस पे। एंड द फिफ्थ इज जुडिशियल डिसीजन, लाइक कोर्ट का कोई डिसीजन है कि किसी इनकम पे स्पेसिफिक इतना % टैक्स देना पड़ेगा, तो इन बेसिस पे जो है टैक्स जो है पे करता है इंडिविजुअल और एंटिटी। तो जो भी इनकम अर्न कर रहा है पर्सन, उसको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसिस ऑफ चार्ज, so income tax is basically a annual tax on total income of every person that is computed as per the provision of this act. जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके प्रोविजंस के बेसिस पे जो टैक्स है कैलकुलेट होता है एंड देन जो अमाउंट होता है यू विल पे फॉर द एनुअल इनकम। ये नहीं कि आपने एक मंथ की इनकम अर्न करी देन आपको पे करना है टैक्स, नो, इट्स बेसिकली ऑन द एनुअल इनकम, कि आपने पूरे साल जितना भी अर्न करा है देन उसका आप जो टैक्स है वो आप पे करते हो इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है बेसिकली डिटेल्स में। टैक्स रेट आर फिक्स बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो टैक्स रेट है बेसिकली हर साल जो है फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। पार्लियामेंट में जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करता है तो वो भी कुछ ना कुछ चेंजेस ईयर ऑन बेसिस पे होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है टैक्स जो है लगता है इनकम पर। इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्सेज और पेड इन एडवांस एज प्रोविजंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इनकम टैक्स एज अ डिडक्टेड एट द सोर्स और ऑल्सो पेड इन एडवांस। तो टीडीएस जिसे हम कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और कोई टैक्स पेड जब एडवांस में करते हैं तो वो भी डिपेंड कि कौन सी प्रोविजंस और कौन से रूल्स एप्लीकेबल है, तो इस बेसिस पे जो है टैक्स पे किया जाता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। सो सबसे पहले इसमें आता है पर्सन। सो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, हु इज द पर्सन? एनी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर एक ग्रुप जो है इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एक बिजनेस कैरी कर रहा है, एनी लोकल अथॉरिटी, और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ प्रीसीडिंग सब क्लोसेस। तो जब भी हम पर्सन की बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में, तो ये सारे
जो है इंक्लूड उसमें होते हैं। हम बार बार अलग अलग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। अगर हम वहां पे बोल रहे पर्सन, तो पर्सन मीन्स ऑल दिस। असेसमेंट ईयर, सेकेंड इज असेसमेंट ईयर। ये सब सेक्शन भी याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में आपका सब सेक्शन पूछा जा सकता है, एज पर विच सेक्शन असेसमेंट ईयर इज डिफाइंड दिस। सो इसलिए सेक्शंस को भी ट्राई करो कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो किसी भी तरीके से, कि याद रखो। तो असेसमेंट ईयर एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 मीन्स वो ईयर जब आप, उस ईयर में जब आपका पूरा जो टैक्स है वो कंप्यूट करा जाता है, जो भी आपने इनकम अर्न करी है उसको पूरा एसेस करने के बाद उस ईयर में आप टैक्स पे करते हो, दैट इज असेसमेंट ईयर। लाइक अगर आप अभी हमारा जो चल रहा है ईयर, दैट इज 2021, राइट। सो इस ईयर जो भी आपने इनकम अर्न करी है, जो भी इनकम अर्न करी है, इसका टैक्स आप इस ईयर में नहीं पे करोगे, नेक्स्ट ईयर में पे करोगे, दैट इज 21-22। इस ईयर में आपकी पूरी कैलकुलेशन होगी इनकम की, आपने पिछले साल जो अर्न करी थी, वो क्या रूल्स है, क्या प्रोविजंस है, उसके बेसिस पे देन यू पे टैक्सेस इन दिस ईयर। सो द ईयर इन विच योर इनकम इज असेस्ड एंड यू पे द टैक्स, दैट इज द असेसमेंट ईयर। सो दैट इज बेसिकली द ईयर आफ्टर द ईयर इन विच यू हैव अर्न द इनकम, राइट। कि अगर आपने अभी 2021 में इनकम अर्न करी है इस साल में, तो इसका जो आपको टैक्स पे करना है वो नेक्स्ट ईयर में करना है, दैट इज 21-22 में जो भी डेट्स होती है उसमें असेस करके देन यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो इट मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months commencing on the first day of April every year, and the tax is levied in each assessment year on the total income earned by the assessee in the previous year। जो भी प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है, जो आगे सब्सिक्वेंट ईयर है उसमें आप टैक्स पे करते हो, दैट इज असेसमेंट ईयर, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हु इज एसएससी। सो एवरी पर्सन हु हैज टू पे टैक्स और एनी सम ऑफ मनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स के एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन टैक्स पे कर रहा है या कोई भी सम ऑफ मनी पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फाइन, इंटरेस्ट और पेनल्टी उस ईयर में, सो दैट पर्सन इज बेसिकली नोन एज एसएससी। सो एसएससी वो पर्सन कोई भी हो सकता है जो टैक्स पे कर रहा है या कोई भी अदर सम ऑफ मनी पे कर रहा है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, राइट। नाउ प्रीवियस ईयर, नाउ प्रीवियस ईयर डजंट मीन कि जो भी पिछला साल है वो, यहां पे प्रीवियस ईयर बेसिकली मीन्स द दैट फाइनेंशियल ईयर दैट इज जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मीन्स जिस ईयर में आपने इनकम अर्न करे, ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। तो प्रीवियस ईयर बेसिकली जिस ईयर में आप ईयर में जो इनकम है अर्न करते हो, और देन उसके नेक्स्ट जो प्रीसीडिंग सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर होता है उसमें जब आप टैक्स पे करते हो, दैट इज असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर से जस्ट जो पहले का ईयर होता है दैट इज प्रीवियस ईयर, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम अगेन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। Income tax is payable on the income earned during the previous year and it is assessed in the immediately succeeding financial year which is called an assessment year। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दो चीजें यहाँ पे हो गई आपका assessment year and previous year। previous year सिंपल एक लाइन में the year in which you earn the income, the year in which you earn the income previous year। assessment year the year in which you pay the tax for the income you earned in the previous year। मीन्स प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न करी है वो हो गई, और उस ईयर का जो भी इनकम अर्न है जिसका जब आप टैक्स जब पे कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में, तो वो होता है आपका असेसमेंट ईयर। दोनों ही फाइनेंशियल ईयर होते हैं, दोनों स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से टू 31 मार्च, सेम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है दोनों का सेम वही चीज होती है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस और असेसमेंट ईयर। तो अगर अभी हम बात करें 2021 में जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो उसका टैक्स आप पे करोगे 21-22 ईयर में। सो 2021 आपका भी जो भी इनकम अर्न कर रहे हो प्रीवियस ईयर हो गया, एंड ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर, राइट। सो मेक श्योर ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो। देन अगर हम बात करें कोई एक बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ है इन द मिड ऑफ द ईयर, लाइक अभी जैसे कि हम जून की बात करें, 1 जुलाई को एक न्यू बिजनेस सेटअप हुआ है 1 जुलाई 2020 को। सो इन दैट केस व्हेन देयर इज एनी बिजनेस और अ प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और एनी न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज जनरेटेड, तो उस डेट से लेके 31 मार्च तक
उसका होता है फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो काउंट होता है। सो उस केस में प्रीवियस ईयर जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा होता है, उसी डेट से लेके जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा है या कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हुआ है टू द डेट ऑफ 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे जो इनकम जो प्रीवियस ईयर है इट कैन बी लेस देन 12 मंथ और ऑफ 12 मंथ्स, बट 12 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका कितना हो गया, यहाँ पे आपका अप्रैल मई जून चला गया, तो यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर हो गया 9 मंथ्स का। सो ये चीज भी ध्यान रखने का भी आ जाता है कि अगर एक बिजनेस इस डेट को सेटअप हुआ है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। सो इस डेट से लेके इस तक होगा, ना कि 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 2021 तक नहीं होगा, उसका 31 मार्च तक ही होगा। But there are some cases now in which income of previous year is assessed in the same year. सिंपल इसका क्या मतलब है कि कुछ केसेस होते हैं जिसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है और असेसमेंट ईयर होता है वो दोनों सेम होते हैं, कि जिस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है उसी ईयर में आप टैक्स जो है पे कर रहे हो, राइट। अभी तक हमने बात करी कि आप सब्सिक्वेंट ईयर में करते हो, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। तो क्या है वो, फर्स्ट इन केस ऑफ अ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन कैरी कर रहा है शिपिंग बिजनेस और वो अर्न कर रहा है इनकम बाय कैरिंग पैसेंजर्स लाइव स्टॉक्स फ्रॉम पोर्ट इन इंडिया, देन उसकी जो भी इनकम है वो चार्जेबल होगी इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्नड। तो ये नहीं कि अगर वो चला गया जो है इंडिया छोड़ के, तो उसके बाद उससे पहले ही जो भी उसने इनकम अर्न करी है बेस्ड ऑन दैट, so 7.5% of the fare freight charges shall be deemed to be income of such SSC, and on that according to the rules उसकी जो इनकम है वो टैक्स की जाती है। so this is the first case, that is shipping business of non resident, उसमें previous year and assessment year same होता है। सेकेंड है हमारा असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया। अगर असेसिंग ऑफिसर क्या, जो कि पूरा टैक्स की कैलकुलेशन जो करता है, टैक्स कलेक्ट करता है पर्सन से उनकी जो भी इनकम के बेसिस पे, उसको लग रहा है कि कोई इंडिविजुअल नेक्स्ट ईयर इंडिया छोड़ के जाने वाला है और उसके आने के कोई चांसेस नहीं है, तो उस केस में भी उसकी जो इनकम है उसी ईयर में कंप्यूट करी जाती है और उसी ईयर उसको टैक्स पे करना होता है। सो इन दैट केस द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर अगेन द सेम, राइट। सो व्हेन देयर इज अ assessment of persons leaving India, so when it appears to the assessing officer, जो इंडिविजुअल है वो इंडिया छोड़ के जाने वाला है और वो दोबारा वापस आने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, सो उस केस में भी हम उसी साल, जैसे कि अगर वो जिसने उसने ईयर में इनकम अर्न करी उसी साल जाने से पहले उसकी जो इनकम है सारी कैलकुलेट करते हैं एंड उसको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। थर्ड है यहाँ पे असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। अगर एओपी और बीओआई कोई फॉर्म हुई है फॉर पर्टिकुलर पर्पस, इसका सिंपल अगर एग्जांपल दे, फॉर एग्जांपल फेस्टिवल्स के टाइम पे एक ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या करा, दिवाली पे बिजनेस स्टार्ट करा उन्होंने पटाखे बेचने का, राइट, क्रैकर्स का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। तो अब ये क्या है जो ये फॉर्म्ड हुआ है, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसके बाद वो वाइंड अप कर दिया, खत्म। तो उस केस में भी जो ईयर उनकी, उस केस में भी जो इनकम उनकी होती है टैक्स उसी ईयर में होती है जिस ईयर में वो अर्न करते हैं। तो इसका मतलब अगेन इन दिस केस प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर सेम। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ अ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई पर्सन अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर रहा है ऐसे विद द इंटेंशन ऑफ सेविंग टैक्स, कि वो चाहता है कि उसे टैक्स पे ना करना पड़े, इसलिए वो सिर्फ इस पर्पस के वजह से अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को इस ऐसे भी लगता है तो उस केस में भी वो उसी ईयर में जो उसकी जो इनकम होती है वो उससे टैक्स ले लेता है, राइट, एज अ एडवांस टैक्स। और जब बाद में वो नॉर्मल जो भी टैक्स पे कर रहा है तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है, जो हम आगे एडवांस टैक्स जब पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। And the last one is a discontinued business, where any business or profession is discontinued in any assessment year, then उसी ईयर में जो भी उसकी प्रीवियस ईयर की जो
प्रीवियस ईयर की जो इनकम से लेके उस डेट तक जब उसने डिसकंटिन्यू करा है बिजनेस, वहां तक असेसिंग ऑफिसर उसकी जो भी सारी कैलकुलेशन करता है टैक्स की, और उस पर्सन को देन टैक्स पे करना पड़ता है। एंड ऑल्सो अगर कोई पर्सन डिसकंटिन्यू कर रहा है बिजनेस, देन ही हैज टू गिव द नोटिस टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन 15 डेज देयर ऑफ, कि जब भी अगर वो क्या डिसकंटिन्यू करने वाला है बिजनेस, तो असेसिंग ऑफिसर उसको बताना चाहिए एटलीस्ट 15 दिन पहले, विद इन 15 दिन तक उसे उसको नोटिस दे देना चाहिए, सो दैट उसकी जो इनकम है वो कंप्यूट कर पाए एंड देन उसके बेसिस पे उससे टैक्स कलेक्ट करा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। 5 केसेस हमने पढ़े यहाँ पे कि कौन से 5 केसेस ऐसे हैं जहां पे जो आपका प्रीवियस और असेसमेंट ईयर सेम होगा। नंबर 1, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। सेकंड, assessment of person living India. Third, if any association of person or body of individuals form for a particular event or purpose, जैसे कोई फेस्टिवल में एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करा, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए शॉर्ट टाइम के लिए स्टार्ट करा, अर्न करे इनकम एंड देन वाइंड अप कर दिया, उसमें भी सेम होगा। पर्सन अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला है अपकमिंग ईयर में और उस ईयर में कर रहा है जस्ट टू अवॉइड टैक्स, देन अगेन द सेम थिंग। एंड द लास्ट इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर कोई पर्सन अपना जो बिजनेस है डिसकंटिन्यू वाइंड अप करके छोड़ने वाला है, बंद करने वाला है, तो उस केस में भी उसको नोटिस देना होता है असेसिंग ऑफिसर को, और उस ईयर में ही उसकी जो इनकम है कंप्यूट होती है और उसको टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। अगेन द सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दैट। सो राउंडिंग ऑफ टैक्स इज सिंपली मीन्स कि जो भी आपका टोटल इनकम है दैट इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अगर ये टोटल इनकम किसी की है 8,79,467, तो वो राउंडेड ऑफ हो जाएगा 470 में, दैट इज नियरेस्ट 10। और अगर ये है तो देन वो नियरेस्ट है 460 के, तो यहाँ पे वो राउंडेड ऑफ हो जाएगा। सेम इन द केस ऑफ टैक्स, राउंडेड ऑफ टैक्स मतलब कि अगर किसी का टैक्स आ रहा है 28,171.35, राइट, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 28,170। सो जो भी टोटल इनकम होते हैं या टैक्स की जो अमाउंट होती है दैट इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। दिस इज बेसिकली द प्रोविजन ऑफ राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। सो दीज आर द बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस करे हैं कि क्या इनकम टैक्स होता है, कौन कौन से टाइप्स के टैक्स होते हैं, पर्सन क्या होता है, एसएससी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, सो दैट जब हम आगे कैलकुलेशंस करें, आगे हम कॉन्सेप्ट को समझे तो कोई प्रॉब्लम ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्लैब्स रेट डिस्कस करेंगे कि कैसे स्लैब्स जो होते हैं कि क्या करंट स्लैब रेट्स है और कैसे जो है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है डिफरेंट हेड्स के अंदर। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।